नमस्कार साथियों। आरपीएससी और आरएएस की तैयारी कर रहे आप सभी गंभीर अभ्यर्थियों का आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारतीय संविधान की आत्मा यानी हमारी प्रस्तावना या प्रियम्बल का बिल्कुल गहराई से एनालिसिस करेंगे। देखिए, एक शिक्षक के नजरिए से मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके आरएएस प्रीलिम्स और मेंस से लेकर आरईटी, एसआई, पटवार और वीडियो जैसी सभी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव है। आज हम बिल्कुल एक कोचिंग क्लासरूम की तरह ही सारे कॉन्सेप्ट्स और पिछले वर्षों के एग्जाम ट्रेंड्स को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक पर पकड़ मजबूत करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम एग्जाम रेलेवेंस और कोट्स देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रियम्बल का वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस, 42nd संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स और आखिर में हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स में सीधा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि किसने प्रस्तावना को क्या कहा। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालखीवाला साहब ने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड यानी संविधान का परिचय पत्र कहा था, और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और आभूषण यानी ज्यूल कहा। इसे बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये फैक्ट्स आपको सीधे नंबर दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, ऐतिहासिक आधार यानी उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तारीखें है ना, ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसे सबसे पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में और फिर श्री मोहनलाल सक्सेना जी द्वारा उर्दू अनुवाद में पढ़ा गया था। बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का बेस बना। जरा इस ओरिजिनल हिंदी डॉक्यूमेंट को देखिए। इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? हम भारत के लोग, राइट? ये लाइन स्पष्ट रूप से एस्टैब्लिश करती है कि हमारे देश में संवैधानिक शक्ति का जो अल्टीमेट सोर्स है वो जनता में ही निहित है। और इसी डॉक्यूमेंट के आखिर में आप देख सकते हैं कि इसे 26 नवंबर 1949 को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था। ये वो सीधे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं हमारे इस लेक्चर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, प्रस्तावना का शब्दशः विश्लेषण। आरएएस मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। ये पूरी स्लाइड आपके संविधान की फिलॉसफी का एक माइंड मैप है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आता है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका मतलब है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। फिर है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। याद रखिएगा, हमारा समाजवाद डेमोक्रेटिक है, कम्युनिस्ट वाला नहीं। सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, सब समान है। डेमोक्रेटिक मतलब जनता का राज, और रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, कोई राजा, महाराजा या खानदानी पद नहीं होगा। अब बात करें न्याय की, तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता 5 तरह की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इक्वालिटी 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की। और आखिर में फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों से ली गई है। मेंस में ना इनमें से कोई भी कीवर्ड सीधा 2 मार्कर या 5 मार्कर बनकर आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर आप ओरिजिनल प्रियम्बल देखें तो उसमें सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा था, लेकिन 42nd संशोधन ने इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और नीचे की तरफ अखंडता यानी इंटीग्रिटी। अब यहाँ प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को फंसा देता है। संशोधन हुआ 1976 में, ये तो सबको पता है, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 3 जनवरी 1977। एग्जामिनर अक्सर इसी डेट पर कंफ्यूज करते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक वाद, सुप्रीम कोर्ट के वो लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने इस पूरी लीगल डिबेट को शेप किया है। आरएएस मेंस के लिए ना ये टाइमलाइन एक गारंटीड 5 मार्क का सवाल है। इसे ऐसे ही टाइमलाइन के रूप में दिमाग में छाप लीजिए। सबसे पहले 1960 का बेरूबाड़ी संघ मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर आता है 1973 का केशवानंद भारती केस, एक एब्सोल्यूट टर्निंग पॉइंट।
13 जजों की बेंच ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और डिक्लेयर किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसी ऐतिहासिक केस में बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भी आया था। बाद में 1994 के एसआर बोम्मई केस में कोर्ट ने फिर दोहराया कि प्रियम्बल एक अभिन्न अंग है और धर्मनिरपेक्षता इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब हम अपनी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं, एमसीक्यूज और मेंस का फ्रेमवर्क। आजकल इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आरपीएससी का फेवरेट ट्रेंड बन गए हैं। जरा इस सवाल पर विचार कीजिए, क्या प्रस्तावना शक्ति का कोई मूल स्रोत है और क्या केशवानंद बेंच के हेड जस्टिस अजीत नाथ रे थे? देखिए, ये दोनों ही बातें पूरी तरह से गलत हैं। बेरुबाड़ी केस में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रियम्बल कभी भी किसी सब्सटेंटिव पावर का सोर्स नहीं हो सकती। और दूसरी बात, उस ऐतिहासिक 13 जजों की बेंच के चीफ अजीत नाथ रे नहीं थे। एग्जाम हॉल में आपको इन कॉन्सेप्चुअल ट्रैप से हमेशा बचकर रहना है। अगर आपके मेंस एग्जाम में प्रस्तावना के अमेंडमेंट या इसकी इंपॉर्टेंस पर कोई 50 वर्ड्स का सब्जेक्टिव सवाल आ जाए, तो आपको ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला फ्रेमवर्क यूज करना है। इंट्रोडक्शन में हमेशा पंडित नेहरू और उनके उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र करें। बॉडी पार्ट में 42वां संशोधन और केशवानंद केस का बेसिक स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। और कंक्लूजन, वहां पालखीवाला या भार्गव जी का वो कोट डाल दीजिए कि ये संविधान की आत्मा है। ये स्ट्रक्चर आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा। तो साथियों, आज का ये सेशन हमें गहरे एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। खास तौर पर आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये बहुत विचारणीय है। क्या हमारे संविधान का ये परिचय पत्र आज के हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है? इस पर ज़रूर मनन कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस मास्टर क्लास से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एक नई धार मिली होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रेन बॉक्स एज्यूवर्स, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।